हम करने जा रहे हैं वो है रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चा लोग हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। देखो मेरे बच्चों, जब आप डिस्कस करते हो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बेटा? रेडियो एक्टिविटी हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन of certain active radiations from any unstable nuclei, ठीक? Spontaneous emission of certain active radiation from any unstable nucleus or nuclei, ठीक, is called as radioactivity. इसको अपन रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं, कहते हैं। क्लियर? देखो बेटा, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो है वो मेरे बच्चों किसने किया था? That was done by Henry Becquerel, साइंटिस्ट था हेनरी बैक्वेरेल, जिसने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी की। एंड इट वाज आल्सो चांस डिस्कवरी। तुक्का था ये भी सेरेंडिपिटी है, चांस डिस्कवरी है। कैसे हुई? देखो बेटा, हेनरी बैक्वेरेल, मैडम क्यूरी का नाम तो सभी ने सुना होगा, ठीक? मैडम क्यूरी की एक लेबोरेटरी थी बेटा उसके हस्बैंड के साथ। हेनरी बैक्वेरेल वहां रिसर्च फेलो था बेटा। तो जैसे मैडम क्यूरी क्या कर रही थी, मैडम क्यूरी एक्चुअली काम एक कर रही थी बेटा, शी वाज आइसोलेटिंग पोलोनियम आउट ऑफ पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड एक और होता है बेटा, उसमें से एक एलिमेंट पोलोनियम को अलग करना था, ठीक? वो पिच ब्लेंड से उसको बाहर निकालने की कोशिश तो कर ही रही थी। अब जैसे रात के समय हर बंदा काम छोड़ के जाता है, तो रात के समय उसने क्या किया कि हेनरी बैक्वेरेल को बोला होगा, पिच ब्लेंड का एक सैंपल पड़ा था, भाई इसको रख देना, और चली गई। हेनरी बैक्वेरेल ने क्या किया, एक कागज में उसको लपेटा और उसको डेस्क में डाला और चला गया। मॉर्निंग में जब वो आए तो जब उसने डेस्क खोला तो व्हाट ही सॉ, उसने देखा जिस कागज में उसने पिच ब्लेंड को लपेटा था वो कागज नहीं था, वो फोटोग्राफिक प्लेट थी बेटा। नो, क्या होती है फोटोग्राफिक प्लेट? वो जो एक्सरे के लिए देखते हो ना बेटा, एक्सरे के लिए ब्राउन सी कलर की प्लेट होती है, तो वो फोटोग्राफिक प्लेट थी मेरे बच्चों। तो फोटोग्राफिक प्लेट उसने देखी। क्लियर? और जो फोटोग्राफिक प्लेट थी मेरे बच्चे, उसके ऊपर अफेक्ट हुआ था। यानी जैसे फोटोग्राफिक प्लेट अदरवाइज ब्राउन नहीं होती है मेरे बच्चे, वो तो जब उसके ऊपर कोई रेडिएशन गिरती है तो ब्राउन हो जाती है वो। समझे मेरी बात? तो क्या है कि वो काली काली हुई थी। उस काली काली होने से ये पता चलता था कि पक्का फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई लाइट पड़ी है, कोई रेडिएशन पड़ी है। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि रात के समय लाइट कहां से पड़ी? और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि भैया वो तो डेस्क में पड़ा था, तो डेस्क में लाइट कहां से आई? तो इन सब चीजों को जानते हुए हेनरी बैक्वेरेल ने इस पे पिच ब्लेंड पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ये पाया कि पिच ब्लेंड से लगातार कुछ एक्टिव रेडिएशंस की एमिशन होती है। ठीक है बेटा? स्पॉन्टेनियस का मतलब लगातार, अपने आप होने वाली, लगातार। इसमें हमने कुछ नहीं किया। स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टेन एक्टिव रेडिएशन। बेटा एक्टिव रेडिएशन उसको बोलते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। रेडिएशंस which affect photographic plate is called as active radiations. ऐसी रेडिएशंस जो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं उसको अपन एक्टिव रेडिएशन बोला करते हैं बच्चों। उम्मीद है ये बात समझ में आई। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सर्टेन एक्टिव रेडिएशंस, ठीक, फ्रॉम एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। बेटा एक बात याद रखना,
जब हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर की तब न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था बेटा, ये बाद की डेफिनेशन है उसकी। उसने तो सिर्फ यही बोला कि सर्टन, ये बोला स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ सम एक्टिव रेडिएशन फ्रॉम एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से। ठीक, क्लियर। अब बात आती है कि ये न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल होता क्यों है, न्यूक्लियस स्टेबल या अनस्टेबल होता क्यों है। तो यहां पे हम कुछ चीजें पढ़ के चलते हैं ताकि हमें रेडियो एक्टिविटी पढ़ना समझ में आए, हमें अच्छे से पता चले। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्यों होती है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, याद रखें न्यूक्लियस टर्म जो है वो रेडियो एक्टिविटी के बाद की है। न्यूक्लियस टर्म रुदरफोर्ड ने बाद में लगाई है। ठीक, डिस्कवर किसने किया था न्यूक्लियस? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन बायोलॉजी, और ये टर्म यूज की गई थी केमिस्ट्री में बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट इसके बहुत बाद का है। ठीक, पर मैं बाद की स्टडी पहले कर रहा हूं क्योंकि मेरे को रेडियो एक्टिविटी पढ़ानी है अच्छे से। तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, ठीक, हमारे पास एक थ्योरी दे दी गई जिसको अपन बोलते हैं युकावा मीजोन थ्योरी। युकावा मीजोन थ्योरी। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहली बात तो हमें यह जाननी चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, तभी तो न्यूक्लियस की स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे या उसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। बेटा न्यूक्लियस कंप्राइजेस टू थिंग्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। आप जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, मास दोनों का लगभग सिमिलर। ठीक, इसका मतलब अगर न्यूक्लियस के अंदर देखें तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो वैसे न्यूट्रल है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। अगर एक न्यूक्लियस में एक से ज्यादा प्रोटॉन हुए तो हम ये जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। क्यों जी, क्या हम जानते हैं कि नहीं कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। और अगर बेटे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हुए तो न्यूक्लियस को तो फट जाना चाहिए था। फिर न्यूक्लियस क्यों नहीं फटा, इसको एक्सप्लेन किया युकावा मीजोन थ्योरी ने। देखो बेटे, किसी भी फोर्स का ओरिजिन जो होता है, किसी भी फोर्स का ओरिजिन वो होता है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। किसी भी तरह की फोर्स का जो ओरिजिन है वो है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का एक्सचेंज। जैसे समझो, अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो उसमें एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर मैं बोलता हूं ग्रेविटी की फोर्स तो बेटा उसमें एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटोन्स होता है। अगर मैं कोई भी फोर्स बोलता हूं, जैसे मेरे तुम्हारे में कोई फोर्स बनी, मे इट बी अट्रैक्टिव फोर्स, मे इट बी अ रिपल्सिव फोर्स, ये भले ही अट्रैक्टिव फोर्स हो, भले ही रिपल्सिव फोर्स हो, बट ये किसकी वजह से है? ये एक्सचेंज ऑफ साउंड पार्टिकल की वजह से है। अगर मैं तुम्हारे सामने आके बुद्ध बन के यूं खड़ा हो जाता और ऐसे खड़ा होकर चला जाता तो क्या कोई फोर्स बनती? नहीं। फोर्स तभी बन सकती थी अगर हमारे में एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स होता। और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे? बेटा मीजोन्स आर एक्सचेंजिंग। ठीक, यहां पर न्यूक्लियर फोर्सेस का ओरिजिन है एक्सचेंज ऑफ मीजोन्स। अब कैसे होता है थोड़ा ध्यान दें। देखो बेटे, मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव है ना बेटा। तो एक प्रोटॉन जब किसी दूसरे प्रोटॉन के पास आया, एक प्रोटॉन जब कभी किसी दूसरे प्रोटॉन के पास आया तो वो तो रिपेल करेगा ही करेगा। उस रिपल्शन से एनर्जी बनेगी, जब भी रिपल्शन होती है एनर्जी बनेगी। उस एनर्जी को लेके प्रोटॉन के बीच से एक पॉजिटिव पाई मीजोन, एक पॉजिटिव पाई मीजोन निकल जाएगा, माइनस पॉजिटिव पाई मीजोन। अब ये जो मीजोन है ये क्या है बेटा? मीजोन ये और भी छोटे पार्टिकल हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर के पार्टिकल्स हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? प्रोटॉन के अंदर। ये किसमें पाए जाते हैं? न्यूट्रॉन के अंदर। ये उसके भी छोटे पार्टिकल्स हैं।
तो कहता है जब प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन के पास आता है, रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी बढ़ती होगी, उस एनर्जी को लेकर के उसके अंदर का पॉजिटिव पाइंग जोन बाहर निकल गया। अगर बेटे पॉजिटिव पाइंग जोन बाहर निकल गया यानी पॉजिटिव चार्ज तो इसका चला गया, पॉजिटिव चार्ज तो इसका चला गया, पॉजिटिव निकल गया। और अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर निकल गया तो ऑटोमेटिक सी बात है ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो यहां ये न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाएगा। किसमें तब्दील हो जाएगा? न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। क्लियर? पर सर ऐसे में तो प्रोटॉन का मास भी कम हुआ होगा, मीजोन का कुछ मास भी होगा। देखो जैसे ये पॉजिटिव पाइमीजोन गया उसकी जगह ये एक न्यूट्रल पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लेगा। बेटे पाइमीजोन तीन तरह के होते हैं, पॉजिटिव पाइमीजोन, नेगेटिव पाइमीजोन, न्यूट्रल पाइमीजोन। तो यहां इसने पॉजिटिव पाइमीजोन को छोड़ा और न्यूट्रल पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लिया। जितना मास छोड़ा उतना मास एक्सेप्ट कर लिया, पर चार्ज जितना छोड़ा वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो चार्ज खत्म हो गया लेकिन मास सेम रह गया ऑलमोस्ट। ये जो न्यूट्रल पाइमीजोन है ये पॉजिटिव से थोड़ा सा भारी होता होगा, इसलिए न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज्यादा होता। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव है और इसने एक नेगेटिव पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने तुम्हें बोला कि पाइमीजोन नेगेटिव भी होते हैं, तो उसने नेगेटिव पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, अभी ये न्यूट्रल हो गया। और जब इसने नेगेटिव पाइमीजोन को एक्सेप्ट किया, इसने न्यूट्रल पाइमीजोन को फेंक दिया। यानी जितना चार्ज इसने बेटे हमारे पास लिया, ठीक, और जितना मास लिया, मास तो बाहर फेंक दिया लेकिन चार्ज नहीं फेंका। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या हो गया? न्यूट्रॉन। इट विल न्यूट्रल, इट विल चेंज टू न्यूट्रॉन। तो ऐसे जब प्रोटॉन किसी दूसरे प्रोटॉन के पास आता है तो ईदर इट एक्सेप्ट्स अ नेगेटिव पाइमीजोन और गिव्स अ पॉजिटिव पाइमीजोन, और मास को बराबर करने के लिए न्यूट्रल पाइमीजोन को लेता या देता है। समझ में आई बेटे बात? उससे मास तो बराबर रहता है लेकिन चार्ज चेंज हो जाता है। अब न्यूट्रॉन एक सेफ डिस्टेंस पे जाके क्या करेगा? एक सेफ डिस्टेंस पे जाके न्यूट्रॉन क्या करता है? ये अपना नेगेटिव पाइमीजोन छोड़ देता है। नेगेटिव पाइमीजोन छोड़ देगा और न्यूट्रल पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, नेगेटिव पाइमीजोन को छोड़ दिया और न्यूट्रल पाइमीजोन को एक्सेप्ट कर लिया। तो बेटा न्यूट्रॉन में से नेगेटिव चला गया, क्या बच गया? पॉजिटिव। ठीक, मास उतना ही रहा, सो इट विल चेंज इनटू प्रोटॉन। इसमें चेंज हो गया प्रोटॉन में। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये पॉजिटिव पाइमीजोन को एक्सेप्ट करता और न्यूट्रल पाइमीजोन को बाहर फेंक देता। पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता, न्यूट्रल को बाहर फेंक देता। उससे क्या हुआ? न्यूट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया? न्यूट्रॉन ने पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट करके प्रोटॉन बना दिया। ऐसे प्रोटॉन इज चेंजिंग इनटू न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज चेंजिंग इनटू प्रोटॉन, और इस तरह से ये सिस्टम चलता चला जाता है। अब जब तक ये एक्सचेंज चल रही है तब तक ये सब इकट्ठे रहेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसको ऐसा समझ लो, दो कुत्ते एक हड्डी, दो कुत्ते एक हड्डी। जब तक कुत्ते हड्डी के लिए छीना झपटी कर रहे हैं तो एक साथ इकट्ठे रहेंगे। जब तक वो हड्डी के लिए छीना झपटी कर रहे हो एक साथ इकट्ठे रहेंगे। मान लो वो हड्डी कोई तीसरा कुत्ता लेके भाग गया तो भैया फिर कुत्तों को अपनी अपनी गली में निकल जाना पड़ेगा। सिमिलरली न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कुत्तास and this meson is a हड्डी। So if न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इस हड्डी को क्या करते रहेंगे? एक्सचेंज करते रहेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इसको क्या करते रहेंगे? एक्सचेंज करते रहेंगे। और इसी एक्सचेंज की वजह से मेरे बच्चों
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा साथ रहेंगे और इसी से न्यूक्लियस की क्या बनेगी, स्टेबिलिटी बनेगी। तो हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर फोर्सेस का ओरिजिन, न्यूक्लियर फोर्सेस is due to exchange of mesons। बेटे अपने अपने माइक्स बंद करो, तुम्हारे घर की आवाज नहीं सुनने मिलेगी, ठीक। तो न्यूक्लियर फोर्सेस इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ mesons, ठीक। और इसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल रहता है। इसी से हमें समझ में आया कि अगर हमने ये देखा, ये पाया एक्सपेरिमेंटली, फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, पहले 20 एलिमेंट्स के लिए N/P रेशो, दैट इज न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो, should be equal to 1। समझ में आई? न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशो should be equal to 1, यानी जितने न्यूट्रॉन उतने प्रोटॉन, ताकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होते रहे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होते रहे, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़े नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो ना। फिर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए हो गया। दूसरी बात, आफ्टर Z यानी एटॉमिक नंबर 20, this N/P ratio ranges from 1 to 1.5। समझ में आई? यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 5 गुना ज्यादा हो सकते थे, ठीक। तो इसको हम 1 से 1.5 को स्टेबिलिटी बेल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टेबिलिटी बेल्ट। तो कहते हैं अगर हमारा N/P रेशो 1 से लेके 1.5 के बीच में रहेगा तो स्टेबल रहेगा। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए तो N/P रेशो 1 ही होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। समझ में आई? और उसके बाद इट कैन गो टू 1.5 फॉर स्टेबिलिटी। नाउ इफ आपका N/P रेशो ग्रेटर देन 1.5 या लेस देन 1 हो जाता है, ठीक है जी, ग्रेटर देन 1.5 या लेस देन 1 हो जाता है, देन न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल। अगर आपका ये N/P रेशो 1 से नीचे, ठीक, और 1.5 से ऊपर हो जाता है तो हमारा एटम अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह का एक्सचेंज पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर प्रोटॉन का नंबर बहुत ज्यादा हुआ तो जब वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज करेंगे नंबर और बढ़ेगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और बढ़ने से न्यूक्लियस फट सकता है। तो ये स्टेबिलिटी बेल्ट रहती है। तो हमने पाया जितने भी एलिमेंट जिनका N/P रेशो 1 से नीचे है या 1.5 से ऊपर है, दे आर रेडियोएक्टिव, बिकम्स अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव। तो वहां से रेडियो एक्टिविटी होती है, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछें कि भैया कॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या है, कहना कॉज ऑफ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कॉज है एक्सचेंज ऑफ मीजोन। मीजोन होते हैं 3 तरह के, पॉजिटिव पाई मीजोन, नेगेटिव पाई मीजोन, न्यूट्रल पाई मीजोन। इनका एक्सचेंज होने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता रहता है और उसकी वजह से इकट्ठे रहते हैं। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम N/P रेशो 1 फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए और 20 के बाद इट कैन बी 1.5 तक जा सकती है। बट अगर N/P रेशो 1 से कम होती है, 1.5 से ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है और चीज रेडियो एक्टिव हो जाती है। अब रेडियो एक्टिव होने से क्या होता है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स बाहर फेंकती है जिससे उसका N/P रेशो दोबारा इसी बेल्ट में आ सके।
कुछ पार्टिकल्स फेंकती है। अब कौन से पार्टिकल बाहर फेंकती होगी चीज रेडियो एक्टिव होने के बाद, ताकि उसका N/P रेशो स्टेबिलिटी बेल्ट के बीच में आ सके। तो अब हम पढ़ेंगे दोबारा से रेडियो एक्टिविटी कैसे पढ़ी गई। उम्मीद है आपको सारा समझ में आया। युकावा मीसोन थ्योरी क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या था, और कैसे हमने इसको देखा। नाउ अगली बात पढ़ेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी, जो कि हमने शुरू किया था। शुरू में सिर्फ न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इसलिए बताई ताकि हमें ये समझ में आ सके कि भैया क्यों रेडियो एक्टिविटी हुई, कॉज क्या था रेडियो एक्टिविटी का। ठीक, देखो भाई, अब इस हेनरी बैक्वेरेल भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने एक लेड का ब्लॉक ले लिया। लेड समझते हैं लेड बेटे, आज के बाद जिंदगी में कभी भी कोई रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट देखोगे ना, इसमें कोई भी रेडियो एक्टिव चीज ली जाती है उसमें लेड का ब्लॉक ही लिया जाता है। तो ये ले लिया गया लेड का ब्लॉक। लेड ब्लॉक क्यों लिया जाता है लेड? क्योंकि लेड कभी एब्जॉर्बर नहीं होती, लेड एब्जॉर्ब नहीं करती, स्टेबल होती है। तो उससे जब हम कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यहां पे रखते हैं, से मैंने ये रेडियो एक्टिव सोर्स रख दिया, जहां से रेडियो एक्टिविटी हो रही थी, ये सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है हमारी। ठीक, दिस इज सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? अब इससे यहां से बाहर रेज निकल रही होंगी। ठीक, अब इसने क्या किया हेनरी बैक्वेरेल ने, इसके सामने एक लगा दी बेटा फोटोग्राफिक प्लेट। ये लगा दी गई, इसको बोला फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है वो आपको मैं समझा चुका हूं। फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी गई बेटा। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? फोटोग्राफिक प्लेट बेटे, फोटोग्राफिक प्लेट जो एक्सरे वगैरह के लिए यूज होती है ना बेटा, उसको फोटोग्राफिक प्लेट बोला जाता है। इसके रास्ते में हमने क्या किया, इसने यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक, अब क्या हुआ, यहां से जो रेज बाहर आ रही थी रेडियो एक्टिव सोर्स से, ये सोर्स कैसा है? रेडियो एक्टिव है, जिसका N/P रेशियो मैंने आपको बताया कि 1 से कम या 1.5 से ज्यादा रहा होगा। तो बेटा देखता क्या है कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज जो है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी उसमें फोटोग्राफिक प्लेट यहां जैसे जाके अफेक्ट हो रही है। ठीक, यहां पे स्किंटिलेशन डॉट्स पड़ रहे हैं, या यहां पे फॉगिंग हो रही है। फॉगिंग का मतलब होता है जो हमारी फोटोग्राफिक प्लेट अफेक्ट हो जाती, काला काला हो जाती ना, उसको फॉगिंग बोलते हैं। अब जो पार्टिकल किस साइड गए हैं, पॉजिटिव की तरफ, वो नेगेटिव होते होंगे, उसको उसने नाम दिया बेटा बीटा रेज। क्या नाम दिया? बीटा रेज। तो ये जो थी वो बीटा रेज थी। ठीक, ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ गई है तो खुद कैसी होंगी? नेगेटिव होती होंगी। क्लियर? कुछ रेज क्या देखता है कि दे आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। सम रेज आर मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो गई उसको हम अल्फा रेज बोलते हैं। अल्फा रेज बोलते हैं बेटा जी। ऑब्वियसली ये नेगेटिव की तरफ गई तो खुद कैसी होंगी भैया? पॉजिटिव होंगी। और देखता क्या है कि सम रेडिएशंस मूव अनडिफ्लेक्टेड, सम रेडिएशंस मूव अनडिफ्लेक्टेड। जो अनडिफ्लेक्टेड गई हैं, ठीक, उसको उसने गामा रेज का नाम दे दिया। ऑब्वियसली गामा रेज कैसी होती होंगी? न्यूट्रल, तभी तो पॉजिटिव की तरफ नहीं गई, नेगेटिव की तरफ नहीं गई। तो क्या हुआ, उसने जो रेडियोएक्टिव सोर्स लिया उससे जो रेडिएशंस निकली, कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव की तरफ गई वो बीटा रेस, कुछ नेगेटिव की तरफ गई वो अल्फा रेस, और कुछ स्टेट चले गई न्यूट्रल, वो गामा रेस। तो ऐसे
रेडियो एक्टिव सोर्स से 3 चीजें निकलती हैं बेटा, और वो 3 चीजें क्या होती हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा यहां पे, एक होती है अल्फा रेज, ठीक है जी, अल्फा रेज। दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो होती है बीटा रेज, ठीक है जी। तीसरी चीज जो हमने पढ़ी इसमें जो बाहर निकल रही है वो है गामा रेज, ठीक। बेटे जब अल्फा पार्टिकल का चार्ज निकाला गया, चार्ज, ठीक, इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी 1 यूनिट बोलो कितना होता है बेटा? 1 यूनिट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो चार्ज आया यहां पर वो आया कितना बच्चे? 2 into 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम, ये इस पे चार्ज आया, तो इट हैज 2 यूनिट चार्ज। और जब इसका मास निकाला गया तो बेटे इसका जो मास निकाल के हमारे सामने आया, इसका मास आया 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स मास। 4 यूनिट, 1 यूनिट होता है प्रोटॉन का मास, 1 यूनिट क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन। 4 यूनिट यानी 4 into 1.67 into 10⁻⁻27 kg, ठीक। प्रोटॉन के मास को 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका बेटे जी चार्ज अगर हम देख रहे हैं कितना है? +2, और बेटा इसका मास 4 यूनिट। मान लो बेटे मेरे पास हीलियम होता है, हीलियम का चार्ज कुछ नहीं होता, उसका मास होता 4 यूनिट, और बेटे 2 उसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को अगर मैं उसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बचेगा He2 पॉजिटिव। अब इसका चार्ज तो +2 होगा, लेकिन मास इसका 4 यूनिट्स होगा, ठीक। चार्ज इसका +2 होगा, मास इसका 4 यूनिट्स होगा। अगर हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो वो हीलियम का न्यूक्लियस रह जाएगा ना अकेला, क्योंकि हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो निकाल दिया तो बाकी बचा और न्यूक्लियस रह गया। इसलिए बेटा अल्फा पार्टिकल का भी चार्ज कितना था? 2 यूनिट, और मास कितना था? 4 यूनिट। इसलिए इसको आइडेंटिटी दे दी गई हीलियम न्यूक्लियाई। क्या आइडेंटिटी दे दी गई? हीलियम न्यूक्लियाई। इसकी आइडेंटिटी हीलियम न्यूक्लियाई बोल दी गई बेटा, ठीक। याद रखें ये सिर्फ इसकी आइडेंटिटी है। अल्फा पार्टिकल की आइडेंटिटी हीलियम न्यूक्लियाई इसलिए बोली गई क्योंकि इसका चार्ज और मास हीलियम न्यूक्लियस के बराबर था, इसलिए इसकी आइडेंटिटी रखी गई। ये खुद हीलियम न्यूक्लियाई नहीं है। जैसे मेरे बच्चे किसी का नाम दीपक है तो क्या क्लास में जलेगा? है भाई। या किसी का नाम रोशनी है तो क्लास में क्या आंखें खुलेंगे नहीं हमारी रोशनी की वजह से? है भाई, ऐसा तो नहीं होगा। वो तो उनकी आइडेंटिटीज है। दीपक इज आइडेंटिटी, क्लास में जलेगा थोड़ी। उसी तरह से हीलियम न्यूक्लियाई इज आइडेंटिटी, ये हीलियम न्यूक्लियाई नहीं है। गॉट इट और नॉट? ऐसे ही बच्चों हमने बीटा पार्टिकल को भी देखा होगा। जब बीटा पार्टिकल का चार्ज निकाला तो इस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया। अब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज की जहां तक हम बात करते हैं बेटे, तो 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक, यानी कि इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। इसी का बेटे जब मास निकाला गया तो इसका मास जो आया वो नेग्लिजिबल था, बहुत ही स्मॉल। इसलिए इसकी आइडेंटिटी रख दी गई बेटा जी इलेक्ट्रॉन। आइडेंटिटी क्या रख दी गई? इलेक्ट्रॉन। जिसका मास क्या हो? जिसका मास 0 हो और चार्ज क्या हो? -1। माइंड इट अगेन, beta rays are never the rays of electron, it is only identity, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता।
हाँ ये जरूर है, जब बीटा रेज न्यूक्लियस से बाहर निकल जाती है तो हम इसको रेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी वही चार्ज मास है जो इसका चार्ज मास है। लेकिन हम बीटा रेज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो गलत है। हाँ, जब बीटा रेज न्यूक्लियस से बाहर आ गई तो हम ये बोले कि इट इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट कंप्राइजेस इलेक्ट्रॉन, तो चलेगा, पर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं एग्जिस्ट करता। ये आगे प्रूव कर देंगे अपन। क्लियर हो गई बात? तो इसकी आइडेंटिटी इलेक्ट्रॉन रख दी गई मेरे बच्चों। क्लियर? अब बात आती है गामा रेज की। ऑब्वियसली जो गामा रेज है बेटे हमारे पास, गामा रेज का जब चार्ज निकाला गया तो चार्ज तो है ही नहीं, देखो कोई डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नो चार्ज, ठीक, यानी न्यूट्रल। मास देखा जाए तो इसका मास निकाला गया तो बेटे मास जो था दैट वाज आल्सो नेग्लिजिबल, यानी नो मास, तो न चार्ज न मास। इसलिए बेटा इसको बोल दिया गया EM waves. Now what do you mean by EM waves? Electromagnetic waves, electromagnetic radiations या electromagnetic waves, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब देखो बेटा, किसी भी वेव का चार्ज या मास नहीं होता, किसी भी वेव का चार्ज या मास नहीं होता, पर इसका तो चार्ज एंड मास है। इसलिए आज इसको रेज ना बोल करके, आज इसको रेज ना बोल करके हम इसको पार्टिकल्स बोलते हैं। हम इसको अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, रे नहीं बोलते हैं। आज हम इसको अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। समझ में आई? क्यों? इसका मास भी है, इसका चार्ज भी है। सिमिलरली इसका चार्ज है, सो दीज आर आल्सो पार्टिकल्स, ये भी पार्टिकल्स हैं। लेकिन इसका चार्ज मास नहीं है तो ये वेव है, यानी अल्फा रेज, रेज ना होके अल्फा पार्टिकल है, बीटा रेज, रेज ना होके बीटा पार्टिकल है, और गामा रेज ये रेज ही है, क्योंकि ना चार्ज है ना मास है। अगली बात ये है बेटा कि जो गामा रेज हैं, दे आयोनाइज द गैस from which it is passed, they ionize the gas from which they are passed, from which they are passed, they are passed। बेटे हम जिसमें से भी इसको पास करवाएं, ठीक, जिस भी चीज में से, जिस भी गैस में से इसको पास करवाएं, ये आयनाइज कर देगी। देखो अल्फा पार्टिकल एक भारी पार्टिकल, मास बहुत ज्यादा है, चार्ज बहुत ज्यादा है, ठीक, तो ऑब्वियसली जब ये गैस के बीच से पास करेंगी तो गैस के इलेक्ट्रॉन्स को नॉक ऑफ कर सकती है, उड़ा सकती है। एक भारी बॉक्सर है, जब किसी को मुक्का मारता है, दो चार दांत गिर जाते हैं ना भाई, ऑब्वियसली उसी तरह से ये बहुत भारी है, ये गैस के ऊपर टकराया था और उसके दांत तोड़ के बाहर फेंके। दांत उसके क्या थे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो क्या हो गया? आयोनाइज हो गया। तो ये जिस भी गैस से पास ऑन करेंगे, धक्का मुक्की करते चले जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स को झाड़ते चले जाएंगे, इसलिए गैस क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी, जहां से हम अल्फा पार्टिकल को पास करते हैं। क्लियर? दूसरी बात, अब भैया जहां तक हम बीटा पार्टिकल की बात करें, ये है तो हल्का, बट अभी देखना आगे बताऊंगा इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। तो भैया बॉक्सर तो हल्का है लेकिन मुक्का बहुत स्पीड से मारता है। जब स्पीड से मारेगा तो एक आधा दांत तो टूटेगा, हाँ ज्यादा नहीं टूटेंगे, एक आधा टूटेगा। तो यहां बोल सकते हैं कि इट ऑल्सो आयनाइजेस द गैस टू लेस एक्सटेंट, आयनाइजेस द गैस टू लेस एक्सटेंट, आयनाइजेस द गैस टू लेस एक्सटेंट, कि लेस एक्सटेंट तक आयनाइज करेगी गैस को मेरे बच्चे। क्लियर हो गया? अगली बात, जब हम गामा रेज की बात करेंगे, ठीक, गामा रेज की बात करेंगे, तो गामा रेज जो होती हैं बेटा जी, देखो सिंपल बात है, गामा रेज छोटा सा बच्चा है अपने आप में, और स्मॉल सा, ठीक, न मास है न चार्ज है, तो भैया ये किसको मुक्का मारेगा तो अपना ही हाथ तोड़वाएगा, है ना। इट विल नॉट आयनाइज द गैस, नॉट ionize the gas from which it is passed,
not ionized the gas from which it is passed. अगली बात देखो भाई, ये भारी पार्टिकल है। अगर ये भारी पार्टिकल है तो ऑब्वियस सी बात है भारी पार्टिकल स्लो चलेगा। सो दिस moves with 10% of speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से 10% स्पीड पे मैक्सिममली, ये मैक्सिमम स्पीड बताई जा रही है भाई, तो मैक्सिमम स्पीड जो अल्फा पार्टिकल की वो 10% तक रह सकती है। इट कैन मूव विद द 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये सबसे स्लो मूव करेगा इन तीनों में। ठीक, रही बात ये थोड़ा हल्का पार्टिकल है भाई, हल्का पार्टिकल ज्यादा मूव करेगा। अब भैया मेरी और किसी आप में से किसका रेस लगवा दो, जीतेगा कौन? बोलो सर आप, नहीं ऐसा नहीं, वो तो गुरु भक्ति होगी। ऑब्वियसली आप में से कोई जीतेगा, मैं तो भारी आदमी हूं भाई, मेरे को तो अपना वजन भी संभालना है, ठीक, और तुम्हें तो हवा भी उड़ा के ले जाएगी, isn't it? तो ऐसे जो हल्का होता है वो फास्ट मूव करता है, तो क्योंकि बीटा रेस हल्की है, छोटी है, तो फास्ट मूव करेंगी। और अगर ये फास्ट मूव करेंगी बेटे तो ऑब्वियसली अगर हम इसको बोले दे मूव फास्ट, दे मूव्स विद द स्पीड ऑफ, moves with 90% of speed of light। स्पीड ऑफ लाइट के 90% to 99% तक ये रहती है, 90 to 95% आई शुड से ये मूव कर सकती है। ठीक, और रही बात ये दे मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड इसकी है ही कितनी, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड ही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। क्लियर हो गया बेटे? अगली बात देखो, जो अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल है, अगर किसी चीज में से पास करना है तो इसको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। रेजिस्टेंस अगर इसकी ज्यादा हुई तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कम होगी बेटा, तो इट हैज लेस पेनिट्रेशन पावर। क्या होगी? लेस पेनिट्रेशन पावर। किसी चीज में से पेनिट्रेट होने की जो पावर होती है, इट हैज लेस पेनिट्रेशन पावर। इसकी पेनिट्रेशन पावर बेटे कम होगी, ये कम पेनिट्रेट कर पाएगा। समझ में आई? किसी के ऊपर से पास ऑन करो तो कम पेनिट्रेट कर पाएंगे पार्टिकल्स। भारी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी। ऑब्वियसली अगर हम यहां पे बात करें तो इसकी पेनिट्रेशन पावर इज मोर, पेनिट्रेशन पावर इज मोर। ठीक, ऑब्वियसली इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। पतला सा आदमी है ना भाई, पतला सा है ना, तो कहीं से भी निकल जाएगा, तो पेनिट्रेशन पावर काफी रहेगी। ठीक, पर ये तो छोटा सा बच्चा था, ये तो टांग के बीच से भी निकल जाएगा। क्यों जी? तो कहने का मतलब यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम, पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम। यहाँ पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होगी, बहुत ज्यादा होगी मेरे दोस्तों, पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम। तो ऐसे मेरे बच्चों अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक, अब अगली बात ये है कि जो आपकी अल्फा रेज होती है, ठीक, मैंने बोला कि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है। ठीक, पर मेरे बच्चों जब भी किसी पे टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी जो होगी वो रिलीज तो होगी। जब भी टकराएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी मेरे भाई। ठीक, क्लियर? तो मैंने आपको बताया एनर्जी 3 तरीके से रिलीज होती। कैसे? साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। अब बेटा ये काफी भारी पार्टिकल है, इस पे टकराएगा तो काफी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो इट कॉजेस पेनिट्रेशन, इट कॉजेस फ्लोरिसेंस, इट कॉजेस फ्लोरिसेंस। ये फ्लोरिसेंस कॉज करेगा, चमक कॉज करेगी। तो जहां पे भी टकराएंगी इट विल कॉज फ्लोरिसेंस। ऑन द अदर हैंड भैया बीटा पार्टिकल, छोटा बॉक्सर मुक्का मारेगा, जब बड़े बॉक्सर ने मुक्का मारा तो चांद तारे नजर आए, चमक नजर आई, है ना भाई, आंखों के आगे। अभी इसने मुक्का तो मारना है, बड़ी तेज से मारना है, ठीक, बट इतनी पावर नहीं है, चांद तारे तो दिखेंगे पर कम दिखाई देंगे। यानी इट ऑल्सो कॉजेज फ्लोरिसेंस टू लेस एक्सटेंट, causes fluorescence to less extent।
ठीक है जी। और रही बात मेरे दोस्तों, ये तो छोटा सा है, ये तो मुक्का मारेगा तो अपना ही हाथ तोड़ेगा भाई, दूसरे को चांद तारे नजर आएंगे, इसको अपने आप ही नजर आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इट डज नॉट कॉजेज फ्लोरिसेंस, डज नॉट कॉज फ्लोरिसेंस। क्यों भैया जी, ये रे है तो टकरा के वापिस आ जाएगी, एनर्जी लूज क्यों करेगी? पार्टिकल तो एनर्जी लूज करता है, वेव तो रिफ्लेक्ट हो जाती है ना, तो ये वेव है, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो डज नॉट कॉज फ्लोरिसेंस, ये चमक को कॉज नहीं करेगी। समझ में आई बात? जबकि बाकी चमक को कॉज कर रही। नो अब आ जाओ अल्फा पार्टिकल। तो पहली बात समझो अल्फा पार्टिकल की। देखो बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होंगे बड़े पार्टिकल है, तो इसकी डिफ्लेक्शन कम होगी, शोज लेस डिफ्लेक्शन, शोज लेस डिफ्लेक्शन। अरे भारी पार्टिकल कैसे मुड़ेगा खुड़ेगा, यानी उसकी डिफ्लेक्शन कम ही होगी। आप यहां देख रहे हैं कि अगर मैं इससे यहां की तरफ चलूं तो डिफ्लेक्शन सिर्फ इतनी सी है, सो डिफ्लेक्शन इज लेस। अनडिफ्लेक्टेड यूं जाना था, डिफ्लेक्ट थोड़ी सी हुई। जबकि अगर यहां से यहां देखोगे ना, तो देखो डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा है। तो बीटा पार्टिकल की डिफ्लेक्शन ज्यादा है भाई, तो हमने बोला दे शो अल्फा पार्टिकल शो लेस डिफ्लेक्शन, बीटा पार्टिकल शोज मोर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हल्के पार्टिकल है, ज्यादा आसानी से खींचे जा सकते हैं, और बेटा इट विल शो नो डिफ्लेक्शन एट ऑल, क्योंकि न्यूट्रल है, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, गामा रेज, एंड दिस इज रेडियोएक्टिव। होता क्या है कि आपके न्यूक्लियस को स्टेबल करने के लिए N/P रेशो बढ़ाने के लिए या N/P रेशो कम करने के लिए इधर अल्फा पार्टिकल निकलता है और बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ठीक, इधर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक है यूरेनियम 235, यानी इसका मास नंबर 235 और 92, इसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है बच्चे, तो देखो अगर मैं इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखता हूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बेटे मास नंबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मास नंबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी 235। इसमें से Z ये होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा N प्लस P हमारे पास कितना है 235। ठीक, ये N प्लस P हमारे पास 235 है, और P कितना है हमारे पास 92। ठीक है जी, ऐसे केस में अगर हम इसमें से ये माइनस कर दे तो सिर्फ क्या निकलेगा न्यूट्रॉन। तो यहाँ न्यूट्रॉन कितना है 3, और यहाँ पे कितना है 4, 143 न्यूट्रॉन होगा। अब ध्यान रखना, न्यूट्रॉन यहां 143 और प्रोटॉन 92, प्रोटॉन 92, ये इसकी N/P रेशो है। ठीक, थोड़ा इधर ही समझा देता हूं, वहां थोड़ा दूर, एक तो छोटा छोटा है समझ नहीं आएगा, थोड़ा आप यही समझ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि इसका काम तो हो गया, थोड़ा यही समझ लीजिएगा। सी, मैं कह रहा था कि मेरे पास U 235 है 92। बेटे ये ऊपर वाला जो लिखा जाता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मास नंबर होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो नीचे लिखा जाता है, ये बेटा एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। और इस रिप्रेजेंटेशन को आप लोग क्या बोलते हो, इस रिप्रेजेंटेशन को आप लोग न्यूक्लियाइड का नाम दे देते हो, न्यूक्लियाइड का नाम दे देते हो। समझ में आई मेरी बात? तो दिस कैन बी कॉल्ड एज न्यूक्लियाइड। क्लियर? अब देखो यहां पर N प्लस P, N प्लस P कितना है 235 है, और वहीं पर यहां पे P कितना है बेटा 92 है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो मेरे बच्चों ये तो कैंसिल हो गए, तो N कितना आ गया
143। तो यूरेनियम 235 का N बाय P जो है वो 143/92 है, ठीक, जो स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर चला जाता है। अब 2 मिनट के लिए समझना, अब इसमें से मैं दो चीजें बाहर निकाल रहा हूं तुम्हारे सामने, 235, 92। मैंने इसमें से मान लो अल्फा पार्टिकल को बाहर निकाला। अल्फा पार्टिकल का मास कितना बेटे, 4, ठीक, और चार्ज कितना है, 2। तो बेटे 200 जो अब यहां पे आया होगा x नया एलिमेंट, 235 में से 4 चले गए 231, 231, और 92 में से 2 चले गए, क्या आया, 90। और अब की बार जो n प्लस p हो गया वो 231 हो गया और p 90 हो गया। तो हमारे पास ये आ गया, जो इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो n कितना आया यहां पर, 141। तो मेरे बच्चों यहां पे n बाय p रेशो अब की बार आ गई 141/90, 141/90, ठीक, ध्यान देते रहना, क्लियर। और वहीं पर बेटे जी अगर मैंने इससे बीटा पार्टिकल को बाहर निकाला, बीटा पार्टिकल को बाहर निकाला, बीटा पार्टिकल का मास कितना, 0, चार्ज कितना, -1। तो यहां जो बेटे y मेरे पास बना होगा फॉर अ टाइम भी, y मेरे पास बना होगा, ये इसमें से 0 माइनस कर दो तो 235 ही रहा ना, ठीक, और 92 माइनस -1 ये 93 हो गया, क्लियर। अब यहां n बाय p कितना आया, n प्लस p कितना आया, 235, और यहां p कितना आया, 93, सबट्रैक्ट कर दिया आपने, यहां पे आया 3, ठीक है जी, रादर 2, ये 142/93 हो गया। तो यानी n बाय p रेशो अब की बार क्या हो गई, 142/93। तो एक बात ध्यान दो कि अगर किसी भी एलिमेंट से, कोई एलिमेंट है x, उससे अल्फा पार्टिकल को फेंकते हो, अल्फा पार्टिकल को फेंकते हो या बीटा पार्टिकल को फेंकते हो, ये कैसे डिसाइड होगा, इससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा कि बीटा निकलेगा। देखो अल्फा से n बाय p रेशो कम हो गई, पहले n बाय p रेशो कितनी थी, 143/92, अब 142/90। तो n अल्फा बीटा पार्टिकल फेंकने से n बाय p रेशो क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, समझ रहे हैं मेरी बात। ऑन द अदर हैंड जब हम इधर देखते हैं अल्फा बाय 142 तो ये इंक्रीज हो गई, तो यहां अल्फा पार्टिकल फेंकने से ये इंक्रीज हो गई। तो अल्फा पार्टिकल फेंकने से n बाय p रेशो इंक्रीज होती है, बीटा पार्टिकल फेंकने से n बाय p रेशो डिक्रीज होती है, मैंने प्रूव किया है। तो अगर आपकी n बाय p रेशो स्टेबिलिटी बेल्ट से ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी बनाने के लिए उसको डिक्रीज करना है, तो क्या फेंकेगी, बीटा पार्टिकल फेंकेगी, समझ में आई। और अगर किसी की n बाय p रेशो कम है, स्टेबिलिटी बेल्ट से नीचे आ रही है, तो उसको बढ़ाने के लिए वो अल्फा पार्टिकल फेंकेगा। तो ऐसे स्टेबिलिटी बेल्ट में आने के लिए या तो कोई चीज बीटा पार्टिकल फेंकता है या अल्फा फेंकता है, पर दोनों इकट्ठे नहीं फेंकता। हो सकता अल्फा उसने फेंका, उससे n बाय p रेशो क्या हो गई, इंक्रीज, पर इंक्रीज ज्यादा ही हो गई, अब उसको डिक्रीज करना है तो उसने एक बीटा भी फेंक दिया, नहीं इतनी डिक्रीज हुई, एक और बीटा फेंक दिया, वो ज्यादा डिक्रीज हो गई, फिर अल्फा फेंक दिया। ऐसे करके अल्फा बीटा ऐसे कितने भी फेंक सकते हैं, एक अल्फा 3-4 बीटा फिर एक अल्फा, ऐसे करके लगातार रेस गिरती जाती है। पर हमेशा याद रखना अल्फा और बीटा इकट्ठे नहीं होते, यानी ये नहीं कि अल्फा भी निकला और बीटा भी निकला, नहीं, यहां इधर अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। हाँ उसको फॉलो बाद में अल्फा बीटा कर जाए वो एक अलग बात है, कि पहले अल्फा निकला फिर 2 बीटा निकल गए, चलेगा, यहां 3-4 बीटा निकल गए फिर अल्फा निकल गया, चलेगा, पर दोनों इकट्ठे नहीं निकलेंगे, इधर अल्फा पार्टिकल निकलता है और बीटा पार्टिकल निकलता है। पर ये जो गामा पार्टिकल है ना,
ये दोनों की उंगली पकड़ के निकलती है। गामा रेस दोनों की उंगली पकड़ के निकलती है। अगर अल्फा निकला तो ईएम वेव्स यानी गामा रेस साथ में निकली, बीटा निकला तो भैया उसकी उंगली पकड़ के गामा रेस भी निकली, यानी गामा रेस अल्फा और बीटा दोनों के साथ निकलती है।